नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सीबीएसई की पुस्तक कक्षा 12th आरोह का अध्ययन कर रहे थे। आरोह के अंतर्गत हमने गद्य खंड के दूसरे पाठ जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन है उसके आधे भाग का अध्ययन कर लिया था। आधा भाग जो हमारा बाकी था उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने जो अध्ययन कर लिया था वो हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि कृतज्ञ कर सकती है। अब देखो, कृतज्ञ कर सकती है तक अध्ययन कर लिया था। इसमें क्या था मैं तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें पैसे के पावर बताया गया था। जैनेन्द्र कुमार ने एक व्यंग किया है कि बाजार का जादू क्या होता है। बाजार में जाता है व्यक्ति का मन खाली होता है और जेब भरा हुआ होता है, तो जो बाजार का जादू खूब चलता है। तो यहाँ कवि का कहने का मतलब ये था कि जब आप बाजार जाओ तो आपका पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को इतनी ही चीज़ खरीदनी है और मैं इतनी ही चीज़ खरीद के वापस आऊँ। इसमें एक शब्द आया परचेजिंग पावर, यानी कि खरीदने की शक्ति। यानी हमारे पास तो पैसे होते फिर हम अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं और घर में भंडार भर लेते हैं। तो हमें जब तक हमको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है ये पता नहीं होता है तो हमें कभी बाजार नहीं जाना चाहिए। फिर वो एक भगत जी चूरण वाले का उदाहरण देते हैं कि भगत जी चूरण वाले रहते हैं, वो रोज 6 आने का ही चूरण बेचते हैं। वो कमाना चाहे तो बहुत पैसे कमा सकते थे, पर उसके बाद का जो चूरण होता था वो बच्चों को फ्री में बांट देते थे। यानी उनका लक्ष्य फिक्स था कि मुझे दिन में 6 आने रुपये ही कमाने हैं। तो मनुष्य के पास एक लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि आज मुझे इतना ही करना है और उतना करेगा तो ही वह सक्सेस को प्राप्त करेगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा आगे का था यहाँ से लेकिन। तो चलो अपन पढ़ते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। यहाँ पर चूरन वाले की बात कर रहे हैं लेखक कि लोक वैभव की व्यंग शक्ति अकिंचित कर यानी अर्थहीन, यानी जो भगत जी है वो अर्थहीन है। यानी उनको ज़्यादा पैसों की कोई मोह माया नहीं है और वह अपने जितने पैसे मिल रहे हैं उससे अत्यधिक खुश है। अकिंचित कर मतलब यहाँ पर अर्थ बताया गया अर्थहीन है ना। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता हो। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा मतलब इच्छा, बटोर रखने की इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यहाँ कवि भगत जी के उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि भगत जी ऐसे नहीं थे, उनको ना वो धन की आवश्यकता नहीं थी, उनको भी धन की आवश्यकता थी, पर उनकी इच्छा उतनी सीमित थी कि मुझे इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। अगर व्यक्ति धन के लालच में पड़ जाता है, अर्थ के लालच में पड़ जाता है, तो वो बहुत कमाने के लालच में सारी जो अपनी है वो चाह है, अपना वैभव है, उसको तलाशता रहता है और गलत गलत कार्य करता रहता है। फिर वो व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है कि अर्थों की चाहने की उसकी एक निर्बलता हो जाती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। अब आगे वो बात कर रहे हैं कि एक दिन जो भगत जी थे वो लेखक को कहाँ पर दिख गए, बाजार के एक चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जयराम जयराम किया। जैसे ही अपन मिलते एक दूसरे को जयराम जयराम बोलते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, यानी भगत जी की आंखें बंद नहीं थी, खुली थी, और ये व्यंग है आंखें बंद नहीं होना। और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते हैं। राम में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचानने जाने के इच्छुक थे। यानी सभी बालक सोच रहे थे भगत जी हमें पहचाने, हमें पहचाने। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबका अभिवादन भी लिया। इसमें तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पैसों पेश उन्हें नहीं था।
और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, पर सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। वो सबको प्यार से बोल रहे हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं, जैसे वो समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। यानी भगत जी सीधे सीधे जाते हैं और सीधे सीधे आते हैं, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य पता होता है। राह में कितने ही फैंसी आइटम दिखते हैं, पर वो कभी किसी दुकान पे रुकते नहीं है। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीजें ली और चले जाते हैं। उनको पता है कि मुझे चूरन बनाना है तो मुझे पंसारी की दुकान पे ही रुकना है, उनको उनका लक्ष्य निर्धारित है। तो बाजार में बड़ी चीजें हैं, बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर किसी दुकान की तरफ देखते नहीं है, अपना मन भरा रखता है और आराम से चलते जाते हैं और सीधा उनको जहाँ जाना है वही लक्ष्य करते हैं और पंसारी दुकान पर जाते हैं, चीजें लेते हैं और चुपचाप वापिस चले जाते हैं। कवि के माध्यम से लेखक कहना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें यही चीज चाहिए तो उसी जगह पे रुकना चाहिए। अनावश्यक इधर उधर देखने से मतलब नहीं है, फालतू में हमारा पैसा ही व्यर्थ जाएगा। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो बाजार में हट पूर्वक विमुखता नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भरा जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि उनको जो चीज़ चाहिए उसी चीज़ को वो देखते हैं, उसी चीज़ को वो खरीदते हैं, बाकी सारा सामान साइड में पड़ा रह जाता है, उनकी तरफ वो देखते तक भी नहीं है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। जैसे अपन दिल्ली में जाते हैं, वहाँ चांदनी चौक अगर कभी कोई गया होगा, देखा होगा, अनावश्यक चीज़ें बिखरी पड़ी होती है और इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है कि अपन को हर कोई चीज़ आमंत्रण देती है कि यार ये सस्ती है, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। उसमें अपन क्या करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार भर के घर पे ले आते हैं, जो हमारी काम की चीज़ें नहीं काम की चीज़ें। तो चांदनी चौक है ना, वो खरीदारों को क्या देता है, आमंत्रण देता है, पर चांदनी चौक का जादू भी भगत जी के ऊपर नहीं चलता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। और इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। वह यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार को लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिसकी परचेजिंग पावर की शक्ति तेज है, जो खरीदने की शक्ति जानता है, कवि व्यंग कर रहा है कि जिसको पता नहीं कि मुझे क्या खरीदना है, तो न तो वो बाजार को लाभ पहुंचा सकता है, न स्वयं को लाभ पहुंचा सकता है। यानी अपने परचेजिंग पावर के बल पर वो खरीदता ही जाता है। खरीदने की शक्ति, उसके पास जितना पैसा होगा उतना खरीदनेगा, उसको खरीदने की शक्ति कहते हैं, बोले अनावश्यक वस्तु ही क्यों न हो। तो परचेजिंग पावर का जब तक इंसान के पास है तब तक वो खरीदता जाएगा। यानी व्यक्ति को अपने खरीदने की शक्ति मालूम होनी चाहिए, मुझे आवश्यकता की चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मुझे इतना ही खरीदना है, नहीं तो न बाजार को लाभ दे पाएगा न स्वयं को लाभ दे पाएगा। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस के कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नीति शास्त्र है। यहाँ कुल मिला के कवि व्यंग करना चाहता है व्यक्तियों पर कि
जिसके पास लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के जो व्यक्ति चलता है, जो परचेजिंग पावर की शक्ति के अनुसार बाजार में जाता है, तो उसके बहुत सारे दुरुपयोग हैं। और जिसको पता है, लक्ष्य निर्धारित है, मुझे यही चाहिए, और भगत जी के उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि भगत जी को जो चाहिए उसी पर वो अपनी निगाह टिकाते हैं, उसी को खरीदते हैं। हमें भी बाजार में उसी प्रकार जाना चाहिए कि हमें जो चीज़ खरीदनी है उसी के सामने हमें देखना चाहिए। बाकी अनावश्यक चीज़ों को हमें गौर ही नहीं करना चाहिए, और हमको अपने लक्ष्य की तरफ देखकर उसी को खरीद कर वापिस आ जाना चाहिए। तो बाजार का महत्व है। नहीं तो आप अनावश्यक चीज़ें खरीदोगे तो बाजार का आपकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ दिखावटी महत्व है, और दिखावटी महत्व के कारण लोगों से रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका बाजार दर्शन पाठ समाप्त होता है। ये एक बहुत अच्छा व्यंग था। अगर ये समझ में आए तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर अपनाइएगा कि आपको जो चीज़ खरीदनी है उसी के लिए बाजार जाइएगा। अनावश्यक रूप से अनावश्यक चीज़ें खरीदने के लिए कभी बाजार का उपयोग मत कीजिएगा। ये बहुत अच्छी सीख दी है कवि ने। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। पाठ के साथ कुछ अभ्यास प्रश्न है, चलो देख लेते हैं। अभी तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दे रही हूँ, पर अगर आपके एग्जाम के पास आ जाए, आपका एग्जाम 12th का, और आपकी मांग हो, तो मैं ज़रूर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी पाठों के बनाकर एक साथ आपको पढ़ा दूंगी, ताकि आपके वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी आपका ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं हो रहा है, तो मुझे भी लगता है कि बच्चे पसंद नहीं कर रहे, तो मैं इसको अनावश्यक रूप से नहीं बनाऊँ। अगर आपकी मांग होगी तो मैं बाद में जाके आपको बना के ज़रूर दे दूँगी। पाठ के साथ में देखो, बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य का पर क्या क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, राजा का जादू चढ़ने लगता है, मनुष्य अनावश्यक चीजें खरीदने लगता है और उतर जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि भाई अब पैसे खाली हो गए, बाजार का जादू उतरा, चुपचाप घर चले जाओ और अपने पास सब कुछ भी है, पैसे वैसे है नहीं। यानी जब तक पैसे होते हैं तब तक ही बाजार का जादू चढ़ा रहता है। जब तक हमारे जेब में मनी होती है, मनी खत्म हो जाती है, बाजार का जादू अपने आप उतर जाता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल मददगार हो सकता है, क्योंकि भगत जी के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि भगत जी का लक्ष्य निर्धारित था। उनके पैसे की कमाई भी निर्धारित थी। प्रतिदिन 6 आने कमाने तो 6 आने, उससे ज़्यादा वो कमाते नहीं थे। उसके ज़्यादा उनके पास होता था तो भी फ्री में दे देते थे। यानी उनका लक्ष्य निर्धारित था। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, और बाजार में जाने से पहले मनुष्य को पता होना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है और मुझे मेरे घर के लिए क्या उपयोगी चीज़ें, उसी को खरीद कर हमें वापिस आना चाहिए। क्योंकि उनका व्यक्तित्व, भगत जी के व्यक्तित्व से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो तो बाजार भी अपना जादू हम पर नहीं चला सकता है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? बाजारूपन मतलब बहुत सारी बाजार में चीज़ें हैं जिसको हम खरीदने के लिए क्या चाह रखते हैं, तो बाजारूपन में हम अनावश्यक चीज़ों को खरीदते रहते हैं। तो बाजार की सार्थकता उसी तरह है जिस तरह की हम अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीदें। बिना आवश्यकता की चीज़ें खरीदेंगे तो बाजारूपन कहलाएगी, है ना। आवश्यकता की चीज़ जब तक खरीदते हैं तो बाजार में आपका महत्व है, और आवश्यकता की चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो बाजार में आपका कोई महत्व नहीं है। यानी न तो आप बाजार को फायदा पहुंचा रहे हो, न अपने खुद का फायदा कर रहे हो, अपने भी मनी वेस्ट कर रहे हो। तो किस प्रकार व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजार की सार्थकता ऐसे में है कि हम हमारी जो काम की चीज़ है उसको खरीदें, और बिना काम की चीज़ों को अनावश्यक रूप से न खरीदें। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, और इस रूप में वह एक प्रकार के सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल सहमत है कि बाजार को पता नहीं होता कौन से लिंग का है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का, उससे उसको क्या लेना देना। वो तो देखता है व्यक्ति के पास क्रय शक्ति कितनी है, खरीदने की शक्ति कितनी है, कितना पैसा है व्यक्ति के पास। उसके आधार पर बाजार आपको क्या करता है? आमंत्रण देता है, और आप उस चीज़ को खरीदते रहते हो। तो क्या होता है कि आप अधिक दिखावे के चक्कर में, आप ज़्यादा अपने हैसियत दिखाने के चक्कर में आप में घमंड आ जाता है, अधिक से अधिक चीज़ें आप खरीदने लग जाते हो। तो आप अपने आस पड़ोस समाज से दूर होते जाते हो दिखावे के चक्कर में। मेरे पास तो इतनी चीज़ें, आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है, तो आप अपने स्टेटस दिखाने लग जाओगे कि हाँ मैं इतना ऊँचा हूँ। तो आप क्या कि फिर अपने समाज से कटते जाओगे, और समाज से कटते जाओगे तो आप में सामाजिकता से आप दूर हो जाओगे। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है कि बाजार है वो व्यक्ति में भेद पैदा करता है। आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति की परीक्षा के रूप में प्रतीत हुआ। ये खुद का उत्तर लिखना है। और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो, पैसे की शक्ति काम नहीं आई, ये बहुत उदाहरण दे सकते हो उसके ऊपर कि मनुष्य के पास पैसे की शक्ति, जब बहुत सी घटना अपने साथ ऐसे होती है जब अपने को मनुष्यों की, परिवार की और समाज की आवश्यकता होती है, उस समय हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा एक तरह धरा पड़ा रह जाता है, और
पैसा कभी न वो हर समय काम में नहीं आता, जहाँ काम में आता है वहीं काम में आता है। और जहाँ पर हमें मनुष्य की आवश्यकता होती है, परिवार की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है, उस समय उन्हीं की आवश्यकता होती है। तो आप बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इससे दर्शा सकते हो। यहाँ मेरा उदाहरण मैं आपका दूँ वो उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके पाठ समाप्त होता है। नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये नकली सामान पर नकेल जरूरी एक दिया है कि भाई बाजार में क्या है, आजकल बहुत नकली सामान बेचने लग गए हैं, तो उस नकली सामान पे नकल कसनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नकली सामान को यूज़ करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। और आजकल आउट ऑफ डेटेड भी बहुत चीज़ें बिकने लग गई है। तो आप जब भी बाजार जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी कि आप डेट उसके ऊपर ज़रूर निश्चित देखें और डेट को देखकर ही सामान को परचेज करें, है ना। और इसी बात के साथ ये पार्ट आपका समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।